और मैं परिचय कराती हूं आपसे। मेरे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं विनोद शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार है उनका नाम। अनंत विजय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक और देश के वरिष्ठ पत्रकार। सज्जन कुमार जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और इन चुनावों में उन्होंने जबरदस्त, या फिर कहूं कि तकरीबन आधे देश का भ्रमण किया। और स्टूडियो में बेहद खास दो मेहमान हैं मेरे साथ, बड़े लंबे अरसे बाद, पूरा चुनाव भर गायब रहे, आज मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति है आज। विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ हैं, इस देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विजय त्रिवेदी मुस्कुराते हुए बड़ी से बड़ी बात कह देने की कला में बड़े माहिर हैं, कुशल हैं। विनोद जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। विनोद अग्निहोत्री, आपसे शुरुआत कर रही हूं। ये टीडीपी और बीजेपी के बीच का जो पेंच है लोकसभा स्पीकर का, आर्टिकल 93 कहता है पहला काम होगा लोकसभा शुरू होने के बाद स्पीकर का चुनाव। फंसा है क्या? लगता है कि फंसा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि फंसेगा, क्योंकि सरकार अभी अभी बनी है और ऐसे में कोई भी सहयोगी दल, चाहे वो टीडीपी हो चाहे जनता दल, ये दो ही प्रमुख सहयोगी दल हैं। मतलब बाकी तो हैं, वो मान लीजिए चिराग पासवान है या एकनाथ शिंदे की पार्टी है, ये इनको आप बीजेपी की बी टीम ही मानिए, लेकिन मुख्य रूप से दो सहयोगी दल बड़े हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी उलझन अभी पैदा करेंगे कि जिससे सरकार के सामने जो है फजीयत की स्थिति बने। तो मुझे लगता है कि शायद अंदर बातचीत होगी और उसके बाद जो भी स्पीकर का फैसला होगा वो आम सहमति बन जाएगी एनडीए के भीतर। अब वो एनडीए का स्पीकर होगा कि बीजेपी का होगा, ये अलग बात है, ये तय करना है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के बारे में एक बात मैं जरूर जानता हूं कि अटल जी की जब सरकार थी तो उन्होंने अपना स्पीकर पद लिया था, बालयोगी बने थे, और उसके बाद जब बालयोगी, जीएम बालयोगी बने थे, और जब एक वोट से सरकार गिरी थी अटल जी की, तब भी जीएम बालयोगी ही स्पीकर थे उस समय। और जीएम बालयोगी की जब हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई तो शिवसेना के मनोहर जोशी बने थे। तो अटल जी की सरकार के समय दोनों पद हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। जो है दोनों बार जो है एनडीए को ही मिले थे। अब ये स्थिति मोदी जी के समय में होती है कि नहीं होती है, क्योंकि तब जो ताकत थी इसकी टीडीपी की वो आज की तुलना में काफी ज्यादा थी, और बीजेपी की ताकत कम थी। बीजेपी तब 183 या 184 सीटों पर थी, 182 सीटों पर, और टीडीपी के पास 30 से ज्यादा सांसद थे उस समय। और आज बीजेपी 240 पर है। उस समय टीडीपी सरकार में शामिल नहीं थी, बाहर से समर्थन दे रही थी, आज सरकार में शामिल है। तो वो भी था, और बाद में जब एनडीए बना तो सरकार में शामिल भी हो गए थे बाद में आगे चल करके। पहले दौर में जब शामिल नहीं थे, लेकिन ये था कि वो ताकतवर थे। आज ताकतवर तो है, लेकिन उतने ताकतवर नहीं है जितने उस समय थे। बीजेपी ज्यादा ताकतवर है उस समय की तुलना में। आज 240 सांसद उसके पास है, यानी 32 नंबर कम है उनके पास। तो मैनेज करना बीजेपी के लिए मुझे मुश्किल नहीं लगता। और चंद्रबाबू नायडू भी अपनी सीमाएं जानते हैं कि सिर्फ 16 सांसदों के समर्थन से वो, और इंडिया गठबंधन अगर पूरा समर्थन भी कर दे, मान लीजिए एक स्थिति आ जाए कि वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दें, तो उसके बावजूद इसकी संभावना कितनी है आप देखते हैं? देखिए, संभावना नहीं है, मैं बिल्कुल संभावना नहीं मानता, लेकिन मैं एक काल्पनिक स्थिति करता हूं। अगर आप कहें ताकत तोलने की बात होगी, अगर वो खड़ा भी कर दें तो भी जिताना आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक उधर नहीं जाते उनकी तरफ, और जो कि केसीआर की बयान से स्पष्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि ये अभी मसल फ्लेक्सिंग है थोड़ी सी, चंद्रबाबू नायडू की आदत है कि, हालांकि संजय राउत के बयान का खंडन नहीं आया टीडीपी की तरफ से, और आज एक अखबार में एक्सप्रेस में खबर भी छपी जिसमें टीडीपी के एक नेता ने कहा है कि हम चाह रहे हैं कि स्पीकर जो है एनडीए को मिले, तो एनडीए का मतलब उनको मिले, ये वो बात कर रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ताधारी पार्टी जो कि बीजेपी को अगर सरकार चलानी है स्मूथली, तो स्पीकर वो अपना चाहेगी और इसके लिए सहयोगियों को राजी कर लेगी। अभी चूंकि बिल्कुल ताजा मामला है और कोई सहयोगी दल अभी जब आप समर्थन कर रहे हैं तो सरकार गिराने में या सरकार को अस्थिर करने या सरकार एक बात और कह रहे हैं संजय राउत कि एनडीए को अगर लोकसभा स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो फिर बीजेपी तोड़फोड़ की कोशिश करेगी। अगर मैं इस बयान को सही समझ पाई तो यही कह रहे हैं संजय राउत। तो ये जो स्पीकर की मांग थी टीडीपी की तरफ से, ये इसीलिए थी क्योंकि दल बदल की स्थिति में, तोड़फोड़ की स्थिति में स्पीकर का पद बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है।
नहीं, ये बात तो सही है। ये बात जिस दिन एनडीए, जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुने गए, एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले जब एनडीए की बैठक हुई थी, इसमें नेताओं की, जिसमें सिर्फ नेताओं को, हाँ, शीर्ष नेताओं को बुलाया गया, उसमें भी ये बात उठी थी और ये बार बार मीडिया में आया था कि वो स्पीकर के पद की बात चंद्रबाबू नायडू चाह रहे हैं। लेकिन बाद में आ गया कि कोई शर्त नहीं, बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। हालांकि शर्तें वर्तें तो सार्वजनिक रूप से नहीं होती हैं, वो तो सब पर्दे के पीछे जो बातचीत होती है उसमें चीजें तय होती है, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ बात चंद्रबाबू नायडू का जो पूरा राजनीतिक व्यवहार रहा है हमेशा, चाहे वो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के जब कन्वीनर थे तब जिस तरह से वो सरकार को अपने हिसाब से चलाते थे, और चाहे वो एनडीए 1 की जो सरकार थी अटल जी की, उसमें भी जिस तरह से वो हर 6 महीने में वो अपना जो है एक एजेंडा पेश कर देते थे और एरन नायडू उनके नेता हुआ करते थे, वो आके वो बात करते थे। और चंद्रबाबू नायडू को मैनेज करने के लिए अटल जी ने 3 नेताओं की ड्यूटी लगा रखी थी, जॉर्ज फर्नांडीज जो कन्वीनर थे एनडीए के, प्रमोद महाजन और अनंत कुमार। तो ये 3 बड़े नेता, अरुण जेटली भी उसमें भूमिका निभाते थे। तो इस तरह से अब चंद्रबाबू नायडू से सीधे डायरेक्ट प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, मोदी जी बात कर रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू इस पर अड़ने की स्थिति में अभी नहीं दिखते आपको कि स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास अगर रखने की पहल करेगी, निश्चित तौर पर करेगी, और कहा भी जा रहा है कि हो सकता है ओम बिरला को दोबारा स्पीकर बनाया जाए, तो टीडीपी अड़ने की स्थिति में नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अड़ने की स्थिति में है। अभी मैंने जो गणित बताया, अगर टीडीपी के पास 30 सांसद होते और बीजेपी अगर 200 पर होती तो निश्चित रूप से टीडीपी अड़ जाती। लेकिन आज बीजेपी 240 पर है। और तो मैं छोटा सा सवाल ये विनोद जी एक और पूछ लेती हूँ, ओम बिरला के चांसेस कितने हैं? देखिए, ओम बिरला के चांसेस हो और या फिर बीजेपी अगर अपना स्पीकर चुनेगी तो कौन सा वो चेहरा होगा जिस पर बेट लगाएगी बीजेपी? देखिए, चेहरे की बात करना मोदी जी के जमाने में तो बहुत, क्या कहते हैं, आसमान से तारे तोड़ना है। लेकिन जिस तरह सरकार का गठन हुआ है, सरकार में आप देखिए लगभग सब कुछ वही है जो पिछली सरकार में था। यानी मोदी 2 में जो सरकार थी, नए मंत्रियों को छोड़ करके, वो ललन सिंह आ गए, उनको एक विभाग में, लगभग वही सीसीएस में वही चेहरे हैं, सारे मंत्रालय लगभग वही हैं, सब कुछ वही है, और यहां तक कि एनएसए वही है, एडवाइजर वही है, प्रमुख सचिव वही है। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है स्पीकर भी वही हो जाए अगर बीजेपी अपना बनाए, क्योंकि ओम बिरला जी को कोई मंत्रिमंडल में जगह दी नहीं गई, मंत्रिमंडल में जगह नहीं। लेकिन जैसा आपने कहा, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यही है कि चेहरे पर बेट लगाना खतरे से खाली नहीं है।